अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये जो पूरी ड्रग्स का ये रैकेट, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे एक नाम लगातार आप लोग सुन रहे हैं, समीर वानखेड़े। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। और ये नाम पिछले साल सितंबर से ही सुर्खियों में है। कोई इन्हें एनसीबी का सिंघम कहता है, कोई कहता है कि समीर वानखेड़े वो नाम है जिससे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लोग डरते हैं, कांपते हैं। ये भी कहा जाता है कि फिल्मी सितारों से कोई ख़ास लगाव नहीं है समीर वानखेड़े को। ये भी है कि वो आम लोगों में और सितारों में कोई फ़र्क नहीं करते। और ये भी है कि वो नहायत ईमानदार हैं और बेहद सख्त, सिफारिश सुनते नहीं। उन पे इन तारीफ़ों के अलावा दूसरी तरफ इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, वो अपने आप को सिंघम दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए उन पे इल्ज़ाम लगता है कि फिल्मी सितारों को पकड़कर, बुलाकर, परेड करवाकर, उनसे पूछताछ कर वो अखबारों के हेडलाइन और टीवी के हेडलाइंस में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, और जबकि केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है। क्या है समीर वानखेड़े की सच्चाई? एनसीपी जो है वहाँ पे अभी जो वहाँ के एक नेता मंत्री ने इल्ज़ाम भी लगाया समीर वानखेड़े पर कि ये पूरा रेड फर्जी था। इसको लेकर एनसीबी ने सफाई भी दी अपनी। बट सवाल ये है कि इस समीर वानखेड़े की कहानी क्या है। तो मैं जितना रिसर्च कर सकता था उसके हिसाब से आपको सामने लेकर आया हूँ। समीर वानखेड़े की ज़िंदगी में झांकें उससे पहले एक लाइन और भी आपसे शेयर करता हूँ। समीर वानखेड़े ने परसों महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, को एक कंप्लेंट दिया। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के 2 लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं और वो जहाँ भी जाते हैं वो उनके पीछे होते हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने वेस्टर्न सबर्बन का एक जिक्र किया, एक कब्रिस्तान का, एक ग्रेव का, जहाँ पे उस ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में उनका कहना है कि पुलिस वाले लगातार पीछा कर रहे हैं। और उन्होंने इसके कुछ सबूत भी दिए, सीसीटीवी फुटेज और बाकी के ज़रिए। तो उनका ये था कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इस तरह मुंबई पुलिस के 2 लोग अगर उनकी हर जगह वो जहाँ जाएँ उनके पीछे वो जासूसी करें, उनके पीछे लगे रहें, तो ये गलत है। और उनका मकसद क्या है मुझे नहीं मालूम। इसको लेके उन्होंने कंप्लेंट दी। इस कंप्लेंट पे फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक सीनियर अफसर की निगरानी में इंक्वायरी बैठा दी है और कहा है कि आप पता कीजिए कि ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है। तो अभी जांच चल रही है, अब जांच की रिपोर्ट आएगी। अब यहीं से कहानी शुरू करता हूँ कि सचिन वानखेड़े कब्रिस्तान क्यों जाते हैं और कब्रिस्तान तक पुलिस वाले उनका पीछा क्यों करते हैं। तो सब समीर वानखेड़े की कहानी यहीं से शुरू होती है। समीर वानखेड़े की माँ की मौत 2015 में हुई थी और मौत के बाद उन्हें मुंबई के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। समीर वानखेड़े के पिता मुंबई में पुलिस में रहे। उनकी माँ मुस्लिम थी, फादर हिंदू थे और उनकी पूरी अच्छी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरी। 2 बेटे थे उन दोनों के, 2 बच्चे, एक समीर वानखेड़े और एक उनकी बहन। तो इसीलिए चूंकि माँ मुस्लिम थी, उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया गया और वहीं से उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार समीर वानखेड़े को अफसर बनने का सपना, शौक़ था और आखिरकार उनका ये शौक़, उनकी मेहनत रंग लाई। 2008 में वो IRS अफसर बने, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उसमें उन्होंने क्वालिफाई किया और एक IRS अफसर के तौर पर अब उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की। उनकी पहली ज्वाइनिंग जो थी वो थी मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ पे वो एक डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर, DCC, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम के तौर पर उनकी बहाली हुई। शुरुआत से ही उन्होंने अपने काम से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। डिप्टी कमिश्नर जब ये थे कस्टम के बड़े, उस वक्त भी उन्होंने एयरपोर्ट पे सख्ती दिखाई। फिर धीरे धीरे इनके काम को इनके सीनियर ने भी माना कि ये बहुत ही ज़हीन अफसर है। इसके बाद उनको उनके काम और काबिलियत को देखते हुए ही साउथ भी भेजा गया और वो बाकायदा आंध्र प्रदेश गए, वहाँ काम किया। फिर दिल्ली आए, फिर उनको एक बार NIA में भी भेजा गया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो अपनी है, जो आजकल टेररिज्म के सारे मामले देखती है।
तो टेररिज्म से भी ड्रग्स बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो एनआईए में भी काम किया और फिर ये कस्टम में थे, एयरपोर्ट पर और बाकी जगह, चूँकि आईआरएस अफसर थे। एयरपोर्ट पे इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट अक्सर हर दिन लगभग कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट होता रहता है। बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो सितारे खूब ट्रैवल करते हैं। तो जब समीर वानखेड़े वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि जब भी कोई फिल्मी सितारा आता था तो आप बाकी तो छोड़िए, जो स्टाफ हैं एयरपोर्ट के, जो कस्टम के अफसर हैं, वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, बल्कि उनको गेट तक छोड़ने जाते, उनके सामान की चेकिंग नहीं करते, उनसे कस्टम ड्यूटी वसूल नहीं करते। तो उन्हें लगा ये क्या है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे वो सितारा हो या कुछ भी हो, जो कानूनन उससे कस्टम वसूली करनी है वो करेंगे। फिर उन्होंने एक चीज़ शुरू की, जब भी कोई सितारा या वीवीआईपी आता तो आमतौर पे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका लगेज कोई असिस्टेंट या उनका कोई चेला चपाटी वो लेकर चलता। तो कस्टम वाले उसको नहीं रोकते, क्योंकि वो ट्रैवल करके तो आया नहीं, उसका असिस्टेंट या जो भी उनके साथ है, तो सामान यूं ही निकल जाता। और सितारे बिल्कुल सितारे की तरह बाहर निकलते हैं, वेव करते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो उन्होंने पहली चीज़ ये कहा कि नहीं, जो विदेश से आएगा, चाहे वो कितना बड़ा सितारा हो, जब वो कस्टम से गुजरेगा अपना सामान वो खुद ट्रॉली पर लेकर आएगा और कस्टम के ही मुताबिक उससे कस्टम वसूला जाएगा। जो नियम है, इतने रुपए तक का आप सामान लेकर आते हैं तो ठीक है, कोई पैसे नहीं लगता, इससे ज़्यादा लाते हैं तो कुछ % टैक्स, बल्कि और ज़्यादा लाते हैं तो फिर उसमें यह भी होता है कि आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इन्होंने फिर सितारों से वसूलना शुरू किया। एक बार कहते हैं खुद आर्यन खान के फादर शाहरुख खान से करीब 1.5 लाख रुपए कस्टम वसूला था। और तब कहते हैं कि शाहरुख खान भी चौंक गया कि पहली बार ऐसा है कि कोई अफसर, तब पहले तो सिर्फ ये था वेव करके ही निकल जाते थे, यहाँ पे भैया रोक के कह रहा है ये आप चुका तो दीजिए। एक कहानी बड़ी मशहूर है समीर वानखेड़े को लेकर कि एक क्रिकेटर, बहुत ही बड़ा क्रिकेटर इंडियन टीम का, उसका एक दोस्त साउथ अफ्रीका से आ रहा था। रात के बल्कि सुबह के 3 बजे वो दोस्त एयरपोर्ट से लैंड किया, कस्टम की तरफ पहुंचा। जब कस्टम पे पहुंचा तो उसके पास 18 बोतलें थीं विदेशी शराब की, फॉरेन लिकर। अब वहाँ पे जब पहुंचा तो उससे कहा गया कि आप 2 ही आप ला सकते हैं, बाकी 16 पे आपको कस्टम देना पड़ेगा। अब उस दोस्त को बड़ी अजीब लगा, उसने अपने उस क्रिकेटर दोस्त को फ़ोन किया। क्रिकेटर दोस्त ने पूछा कि अच्छा ठीक है, कौन है वहाँ पे? तो उसने बुलाया कि एक समीर वानखेड़े नाम के अफसर। उसने बोला मैं जानता हूँ, बात करो। अब उस क्रिकेटर से समीर वानखेड़े ने बात की और बड़े तमीज़ से बात की, बड़ी देर तक बात की, और ये भी है कि पूरी रिस्पेक्ट देते हुए बात की। और फिर लास्ट में कहा कि आप डोंट वरी, मैं देख लूँगा। इसके बाद फ़ोन रखा। उसके बाद उस कस्टम के जो वहाँ पे जो जिसने बिलिंग कर रहा था, उससे बोला कि कोई नहीं, आप इनके 2 बोतल पे छूट दे दीजिए, क्योंकि 2 के लिए एलिजिबल हैं, 2 ला सकते हैं। 16 बोतल के आप फीस ले लीजिए जो कस्टम है, और पैसे इनसे ले लीजिए और 18 बोतल जाने दीजिए। बाकी 16 बोतल के वो पैसे लिए गए और उसके बाद उसको जाने दिया गया। ये बात उस क्रिकेटर को भी बाद में पता चला, लेकिन समीर वानखेड़े ने छोड़ा नहीं। इसी तरीके से कहते हैं कि जब 2011 की बात है ये, मुंबई एयरपोर्ट पर ही वर्ल्ड कप, आपको याद होगा जब अपने यहाँ हुआ था 2011 में, जिसमें हम जीते थे, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही फाइनल हुआ था, हमने श्रीलंका को हराया था। और उस मैच से पहले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया आई थी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब इंडिया आई, अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी हमारे दफ्तर में भी आई थी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उसके साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचाया था। तो वो ट्रॉफ़ी काफ़ी महंगी है। जब ट्रॉफ़ी की एयरपोर्ट पे आई और कस्टम से निकलने लगी तो समीर वानखेड़े ने कहा कि इस ट्रॉफ़ी की कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब वहाँ पे हड़कंप मच गया कि यार, एक तो भारत क्रिकेट को लेके इतना जुनूनी, ऊपर से 2011 वर्ल्ड कप हमारे 87 के बाद हो रहा था, इतने मौके के बाद ट्रॉफ़ी आ रही है, और ये एक ऐसा अफसर है जो कह रहा है कि ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटो खिंचाने की बजाय कि इसकी तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। उस पर बड़े फ़ोन किए गए इधर उधर वीवीआईपी को, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समीर वानखेड़े ने पहले कस्टम ड्यूटी ली उस ट्रॉफ़ी की, वर्ल्ड कप की, और फिर उस ट्रॉफ़ी को जाने दिया। बाद में इसी ट्रॉफ़ी को महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में उठाया था, जब हमने श्रीलंका को हराया था। इसके अलावा मीका सिंह, जो मशहूर अपने सिंगर,
उनसे भी इन्होंने हर्जाना वसूला कस्टम ड्यूटी के तौर पर। राम गोपाल वर्मा मशहूर फिल्म डायरेक्टर, उनसे अनुराग कश्यप मशहूर फिल्म डायरेक्टर, विवेक ओबराय, ये तमाम वो हस्तियां हैं जिनको बख्शा नहीं। ये तो कुछ नाम हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में कभी खबर ही सामने नहीं आई कि किन किन को पकड़ा, किन किन को रोका। तो लेकिन वो हर एक को जब समीर वानखेड़े, किसी का मतलब नहीं कि आप कौन से सितारे हैं, कितने बड़े सितारे हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी ताकत है। जो कानून है कानून है, ड्यूटी टैक्स देना है, कस्टम देना है तो आपको देना है, वरना फिर आप सिफारिश भूल जाइए। एक बार किसी इंटरव्यू में पूछा गया था समीर वानखेड़े से कि आप इतने सारे फिल्मी सितारों को रोकते हैं, उनसे कस्टम ड्यूटी वसूलते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, कोई ऐसा शख्स भी है, कोई ऐसा सितारा जिसने कभी आपसे कस्टम ड्यूटी या उसके लिए सिफारिश नहीं की, और जब भी कोई महंगी सामान लेकर आया महंगा, तो उसने ये भी नहीं कहा कि इसमें कम कर दो या ज़्यादा कर दो और वो सीधा लेकर चला गया? तो उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया था। समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं एक एक्टर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसने कभी भी हमसे कोई सिफारिश नहीं मांगी, ना ये कहा कि कम कर दो, ना ये कहा कि कस्टम ड्यूटी छोड़ दो। उसका नाम था अजय देवगन। समीर वानखेड़े के मुताबिक अजय देवगन एक ईमानदार शख्स, और उसने कभी भी किसी भी लेवल पे कस्टम के लिए कोई सिफारिश नहीं की। दूसरा, वो अपनी पत्नी को मानते हैं, अपनी बीवी को। क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े की बीवी का नाम है। 2017 में इन दोनों की शादी हुई थी। क्रांति रेडकर जी ने एक फिल्म आई थी गंगा जल, आपको याद होगी, जो प्रकाश झा की फिल्म थी, अजय देवगन जिसमें हीरो थे। तो उस फिल्म में काम किया था। वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, हालांकि मराठी फिल्मों से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। मराठी फिल्मों में उन्होंने बहुत से काम किए, 2000 से वो मराठी फिल्मों से जुड़ी हैं, कई टीवी सीरियल्स में आ चुकी हैं। 2017 में समीर वानखेड़े की ज़िंदगी में आती हैं और दोनों फिर शादी कर लेते हैं, और इनका एक ट्विन है, बेबी और जुड़वा। तो ये और क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े की पत्नी और इनके 2 बच्चे, ये इनका परिवार है। माँ की मौत हो चुकी है। 2020 में, उससे पहले चूँकि मुंबई एयरपोर्ट पे सारी ये चीज़ें हुई, जब वहाँ के टैबलाइड में, इवनिंगर में खूब खबरें छपती थी कि समीर वानखेड़े ने फलाने सितारे को रोक लिया, उससे कस्टम ड्यूटी वसूल ली। लेकिन फिर बीच में थोड़ा एक वक्त आया जब समीर वानखेड़े इधर उधर भी थे, तो थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर थे। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उसके बाद जांच के दौरान में ईडी को कुछ ऐसे चैट मिले जिसमें ड्रग्स की बातचीत हो रही थी, तब ईडी ने एनसीबी को ये मामला दे दिया था, क्योंकि एनसीबी ही ड्रग्स के मामले की जांच करती है कि आप इसको चेक कीजिए। उस वक्त समीर वानखेड़े आईआरएस में थे, मतलब कस्टम ड्यूज में थे, एनसीबी में नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि उनको ड्रग्स, नशे की दुनिया, इसके सिंडिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है, और चूँकि वो कस्टम में भी रहे तो ड्रग्स के साथ बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा, क्योंकि बहुत सारे स्मगल होकर एयरपोर्ट के थ्रू ही आते हैं सब, प्लेन से। तो जब ये मामला बढ़ता गया, तब बाकायदा एनसीबी के जो डायरेक्टर थे दिल्ली में, राकेश अस्थाना, जो अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको आप ट्रांसफ़र करके एनसीबी में भेज दें, हम इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और तब लास्ट ईयर सितंबर में समीर वानखेड़े को वापस एनसीबी में ज्वाइन करवाया गया, और आने के बाद फिर रिया चक्रवर्ती, उसके बाद दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, ये सारे लोगों की कतारें लगी थी, सबको बुलाया गया था, और बड़े सख्त। हालांकि क्रिकेट के भी शौकीन समीर वानखेड़े, और फिल्मों के भी, क्योंकि एक तो पत्नी एक्ट्रेस हैं और फिल्में देखने के भी शौकीन, लेकिन फिल्मी सितारों को काम के मामले में बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वहाँ पे ईमानदारी, कोई सिफारिश नहीं, कोई बेईमानी नहीं। तो एनसीबी में आने के बाद जो पूरा आपने देखा होगा लास्ट ईयर, इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ पूरा एक ड्रग्स का मामला, एनसीबी पहली टीम थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुई थी 18 अगस्त 2020 से ही, जब सीबीआई ने टेक ओवर किया और मुंबई पहुंची थी। उसके बाद इसमें ईडी भी थी, लेकिन जो गिरफ्तारी पहली हुई थी वो एनसीबी ने की थी, और वो इसलिए क्योंकि समीर वानखेड़े इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। फिर रिया चक्रवर्ती का भाई, बाकी तमाम लोग, एक एक कर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई,
और वहाँ से फिर समीर वानखेड़े का एक नाम शुरू हुआ और फिर धीरे 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 ये मामला चलता रहा। और अब जब अभी ये 2 अक्टूबर को क्रूज वाला मामला सामने आया तो फिर से एक बार समीर वानखेड़े का चेहरा सामने आया। और इसके बाद अब ये कहा जाता है कि समीर वानखेड़े को बॉलीवुड में ड्रग्स के बारे में काफ़ी जानकारी है और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं वो समीर वानखेड़े से डरते हैं कि अगर एक बार कोई सबूत मिल गया तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला कौन है, कितना बड़ा सितारा है, कितना बड़ा डायरेक्टर है, कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ये समीर वानखेड़े के बारे में बड़ी मशहूर चीज़ है। एक और जो चीज़ है समीर वानखेड़े के बारे में वो ये है कि अभी तक जब से वो ड्रग्स के मामले में एनसीबी में रहते हुए करीब 87 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ड्रग्स के ज़रिए इन्होंने कलेक्ट किया और सरकारी ख़जाने में जोड़ा 87 करोड़ रुपए। ये भी है कि एनसीबी ने साल 94 मामले दर्ज किए और ये 2019 के 35 मामले और 18 में 25 मामलों से कहीं ज़्यादा, मतलब 2019 में 35 मामले थे एनसीबी की तरफ से ड्रग्स के, 2018 में और भी कम थे 25 मामले, जबकि 2020 में 94 मामले थे। और इसका क्रेडिट समीर वानखेड़े को दिया था क्योंकि ड्रग्स का जो सबसे ज़्यादा पैडलर और बाकी चीज़ें होती हैं वो मुंबई से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ और जो किया समीर वानखेड़े ने वो ये कि पहले के मामले में ये होता था कि बड़े बड़े ड्रग्स डीलर और पैडलर का पता करो, जो छोटे छोटे पैडलर होते थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, बल्कि कई ऐसे पुलिस वाले जो कहते थे 5-10 ग्राम वालों को पकड़ के अपनी बेइज्जती वर्दी की थोड़ी करानी है, तो इसको पकड़ना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। समीर वानखेड़े का मोडस ऑपरेंडी बहुत दूसरा, उनका ये है कि छोटे छोटे ड्रग पैडलर को पकड़ो पहले, उसके ज़रिए फिर तार जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो और फिर ऊपर तक जाओ। और इसीलिए सबसे ज़्यादा छोटे ड्रग पेडलर हैं वो मुंबई में पकड़ाए हैं और उसके बाद उनके चेन अब लेकिन आगे कहाँ तक जाता है, क्योंकि अब यहाँ तक तो सब ठीक है लेकिन एक उंगली अब भी उठेगी कि आप छोटे छोटे तो पकड़ रहे हो लेकिन बड़े ड्रग पेडलर तक आप कब पहुँचोगे, बड़ी मछलियाँ आप कब पकड़ेंगे। और अगर वाकई अपनी इस नाम को बरकरार रखना है तो ये साबित करना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि ये सारे काम एनसीबी कानून के दायरे में ईमानदारी से कर रही है। और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है समीर वानखेड़े की कि वो उन लोगों को जवाब दें, उनका मुंह बंद करें जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि छोटे छोटे ड्रग पैडलर को बहुत पकड़ लिया, बड़ी मछलियाँ आपसे दूर क्यों रहती हैं। अब देखना ये होगा कि ये बड़ी मछलियाँ शिकंजे में आती हैं कि नहीं आती। ये खुद पर्सनल जो उन्होंने अपना एक पूरा एक ऑरा बनाया हुआ है समीर वानखेड़े ने, उसके लिए भी ज़रूरी है इसको साबित करना। तो उम्मीद यही है कि देखिए कब बड़ी मछलियाँ सामने आती हैं और कब पता चलता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही 6 महीने का उनको एक और एक्सटेंशन दे दिया गया एनसीबी में, क्योंकि जब वो आए उसके बाद एक्सटेंशन ख़त्म हो गया था, लगभग साल भर का था। अब 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं। तो ये थी कहानी।